यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जो है क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो। इसके लिए हम लोग जो है ना पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बच्चों, आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि हम जो भी क्लास करवाते हैं सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का डेली आपका इसी चैनल पर रात में 8 बजे लेते हैं। तो चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। और हम लोगों का टारगेट है 450 प्लस का, तो बिल्कुल आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ो। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज कर लेना 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना। और आपको ये PDF लेना होगा 50 क्वेश्चन का, तो आप यही स्क्रीनशॉट भेजना इसका लेकर के, और बोलना कि मुझे ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का जो है ना 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दीजिए, मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देरी करते। विषय कोड वगैरह 322 आपका रहने वाला है। टाइम 3 घंटा जो है 15 मिनट का मिलेगा। देखो 30 सब्जेक्टिव मिलता, 30 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 15 आपको बनाना है। तो अभी मैं जो बताऊंगा इसमें से कम 10 से लेकर के 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से रहेगा। इसके अलावा और भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो आप लोग तैयार रहना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन बोला कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। यह भारत को एक प्रभु जन संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने की बात करती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उपदेशों को शामिल किया गया है, जो देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए काफी जरूरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर आपसे बोलेगा कि लिखित संविधान का क्या अर्थ है। तो देखिए, लिखित संविधान का मतलब वह संविधान है जिसे स्पष्ट रूप से एक पुस्तक में लिखा गया हो। इसमें हर कानून और नियम का विस्तार से उल्लेख होता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 3 नंबर। देखो ये आंदोलन, बिहार आंदोलन नोट, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, रुक जाना आप लोग, ठीक है। 5 नंबर, और यहाँ हमारा दूसरा था ना, दूसरा के बाद हमारा ये तीसरा नंबर आप लोग देख करके लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, आप तीसरा नंबर देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि बिहार आंदोलन पर नोट क्या है, तो देखो नो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार आंदोलन नोट क्या है। तो देखो, बिहार आंदोलन 1974 को शुरू हुआ, ठीक है, जिसे JP आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर प्रशासन के खिलाफ था। अब देखो इसमें मुख्य बिंदु वगैरह आप लिख सकते हो, जैसे कि देखो पहला लिख रखते हो शुरुआत, यह आंदोलन छात्रों और युवाओं द्वारा पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। देखिए मांगे क्या थी, शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार खत्म और सरकार को जवाबदेही तय करना। और तीसरा इसमें क्या था महत्वपूर्ण पॉइंट, तो इसमें था कि JP का नेतृत्व, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। देखिए संपूर्ण क्रांति, JP ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बात की गई। 5वां पॉइंट होगा परिणाम, आंदोलन के कारण 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया। तो आप ये 5 मार्क्स वाला आपका बन जाता है, बट आप अगर 2 मार्क्स वाला में पूछेगा ना, तो आप इतना लिख दोगे ना तो यही काफ़ी हो जाएगा। तो कोई भी आप ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आप जितना याद करके रखोगे उतना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलो अगला क्वेश्चन चौथा है, 2 ध्रुवीयता से आप क्या समझते हो। देखिए 2 ध्रुवीयता का मतलब जब दुनिया में 2 बड़े ताकतवर गुटों हो। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी स्थिति थी, दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों के साथ एक गुट बनाया, जिससे जो है ना दुनिया को 2 हिस्सों में बट गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर है कि मानवाधिकार से क्या समझते हैं। तो देखिए मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो हर इंसान को उनके जन्म से मिलते हैं। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े होते हैं। और देखो इसमें और लिख सकते हो बच्चों की, जैसे जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भेदभाव ना होने का अधिकार, ये किसी भी देश या कानून के ऊपर होते हैं, ठीक है। कानून से क्या होता है, ऊपर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय प्रधानमंत्री के 4 अधिकार लिखे। तो देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा कि कैबिनेट की बैठक बुलाना और उसका नेतृत्व करना प्रधानमंत्री के हाथों में है। दूसरा होगा सरकार की नीतियों और योजनाएं बनाना प्रधानमंत्री के हाथों में।
राष्ट्रपति को सलाह देकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ये भी जो ना प्रधानमंत्री के हाथों में। और चौथा होगा विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नेतृत्व करना भी उनका संबंध होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रीय दल से क्या समझते हो। देखिए क्षेत्रीय दल ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो किसी एक राज्य या क्षेत्र के मुद्दे पर काम करते हैं। ये दल राज्य की समस्याओं को समझते हैं और उसके समाधान की कोशिश करते हैं। जैसे तमिलनाडु की द्रविड़ मुन्नेत्र गरलम ये डीएमके पार्टी हो जाएगा, और या जो है ना बिहार का राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी भी ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर की, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो क्या है। तो देखो सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष सदस्य कितने, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास निषेधाधिकार होता है। इसका मतलब है कि वे किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी से रोक सकते हैं, भले ही बाकी सभी सदस्य उसके पक्ष में हो। ठीक है, उसके पक्ष में हो या विपक्ष में। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 9 नंबर, जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण है। तो इस प्रकार से लिखिएगा, फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ना, दूसरा जगह खेतों में रसायन और कीटनाशक का उपयोग करना, तीसरा जगह घरेलू गंदे पानी और सीवेज का नदी में बहाव। आगे चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि गठबंधन सरकार किया है, 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए जब किसी भी पार्टी को अकेले सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं होती है, आप यहाँ पर विशेषताओं के तौर पे भी लिख सकते हो। पहला लिखिएगा कि कई दलों का मिलकर काम करना। गठबंधन सरकार में अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे प्यार बच्चों बिहार में, तो बिहार में गठबंधन की सरकार है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जेडीयू का प्यार बच्चों जेडीयू और एनडीए यहाँ पर जो है ना मिलकर के अभी सरकार बनाई हुई है बिहार में। चलिए अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा कि साझा और नीति निर्णय। तो देखिए गठबंधन सरकार में सीधे पार्टियां मिलकर के फैसले लेती है और एक साझा नीति बनाती है। सभी को मिलकर काम करना होता है ताकि सरकार सही तरीके से चल सके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 नंबर बनता है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा ना बच्चों, पूछेगा कि बताइए शिमला समझौता पर महत्व बताए। तो देखिए शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना और शांति बनाए रखना था। इसके तहत जो है ना युद्ध बंदियों को जो है ना रिहा किया गया और सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की गई थी। और अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखना है पर 12 नंबर की, आर्थिक न्याय क्या है। तो देखो आर्थिक न्याय का मतलब है देश के सभी लोगों को समान अवसर, रोजगार और संसाधन उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य गरीबी हटाना और अमीर को गरीब के बीच अंतर कम करना और हर नागरिक को विकास का लाभ देना। आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया, द्वितीयक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताए। तो देखिए द्वितीयक पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का मुख्य उद्देश्य भारत में उद्योगों को बढ़ावा देना था। देखिए इसमें स्टील, सीमेंट और मशीन निर्माण पर जोर दिया गया था। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाना और कृषि उत्पादन को सुधार करना भी इसका हिस्सा था। आगे बात करेंगे 14 नंबर का, तो बोला कि राज्यसभा को अस्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है। तो देखिए राज्यसभा को अस्थायी सदस्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल अनिश्चितकालीन होता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा हमेशा काम करती रहती है, इसके सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता, यह सदन लगातार सक्रिय रहता है। आगे हम लोग बात करेंगे 15 नंबर का, तो क्वेश्चन आपसे बोला लोकसभा अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है ना संसद के सदस्य करते हैं। जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तब सरकार बन जाती है, तो नए लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। आप लोगों ने लोकसभा का न्यूज़ वगैरह देखते हैं बच्चों, तो लोकसभा में जैसे कि कोई भी भाषण होता है तो यहाँ पर स्पीकर नाम का रहता है। अभी लोकसभा का वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। तो ये है, तो वही बात सुनते हैं। तो ये किनके द्वारा चुना जाता है। तो देखिए यह चुनाव सांसदों और द्वारा किया जाता है। जो सांसद हर एक जिला से एक जिला से जीतते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और जो सदस्य सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है जो ना वह लोकसभा का जो ना अध्यक्ष होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बच्चों हो जाएगा कि 16 नंबर, क्या बोला कि नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं बताइए। तो देखिए 2 देना है, तो यहाँ पर हम लोग 2 दिए। पहला, ये सरकार को सुझाव देते हैं और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य बताइए।
चाहिए। अगला हो जाएगा कि ये सब नागरिकों को न्याय और समानता और आज़ादी दिलाने में मदद करता है। ठीक है, मदद देना करने वाले निर्देशक उदाहरण सभी मुक्त को और जो ना अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना भी होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। 17 नंबर क्वेश्चन बन जाता है हमारा, पंचायत समिति के प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए पहला हो जाएगा पंचायत विकास कार्यों को निगरानी करना, दूसरा हो जाएगा सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाना, तीसरा होगा गांवों में स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसे काम करवाना, चौथा हो जाएगा सरकार पंचायत सदस्यों के बीच संबंध बनाना। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है, नगर पंचायत के किन्हीं 3 कार्यों को लिखो। तो पहला लिखिएगा कचरे की सफाई और निपटान, अगला हो जाएगा सड़क नली और स्ट्रीट लाइट का रख रखाव, तीसरा हो जाएगा जल आपूर्ति और साफ पानी उपलब्ध कराना हो जाएगा ये सारा। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना 19 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार क्या है। तो देखो पहला पॉइंट लिखेगा कि देश में आपातकाल घोषित करना, दूसरा हो जाएगा राज्यों को राज्य की सरकार को भंग करना, संसद को कोई भी कानून बनाने का आदेश देना। ठीक है, इसके अलावा विपत्तियां जो ना वित्तीय संकट के समय खर्चों की मंजूरी देना। आगे हम लोग बात करेंगे 20 नंबर का। तो देखो मौलिक कर्तव्यों और भारतीय संविधान कब और क्यों जोड़ा गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना था कि उनके अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने और समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरणा था। आगे हम लोग बात करेंगे ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उन्हें राज्य में राष्ट्रपति और जो ना प्रतिनिधि माना जाता है। देखिए राज्यपाल आमतौर पर जो ना 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर 22 नंबर, राष्ट्रपति शासन क्या है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब किसी राज्य की सरकार ठीक से काम ना कर सके। इसमें राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। इसका निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है 23 नंबर की, एकल नागरिकता से क्या समझते हो। तो देखिए एकल नागरिकता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के पास केवल एक ही नागरिकता होती है। भारत में सभी लोगों को केवल भारतीय नागरिकता मिलती है, चाहे वे किसी भी राज्य के हों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ पर 24 नंबर, संघ सूची क्या है। तो देखिए संघ सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र और सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति और रेलवे। यह जो है ना देश की एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है और ये केंद्र सरकार के अंतर में आती है। आगे हम लोग बात करेंगे 25वां नंबर का। तो 25वां नंबर आपसे बोला जा रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सरकार की ताकत को अस्थायी स्तर तक बांटना। इसमें पंचायत, नगर पालिका जैसे छोटे स्तर पर फैसले लिए जाते हैं, इससे जो है ना इससे जनता को सीधे शासन में भाग ले सकती है। तो आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन का 26 है, लोकहित याचिका क्या है। तो देखिए लोकहित याचिका वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति या संगठन समाज के फायदे के लिए जो ना अदालत में मामला दाखिल कर सकता है। तब ये जो ना यह तब किया जाता है जब किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर बोला, समानता का अधिकार से क्या समझते हो। तो देखिए समानता का अधिकार कहता है कि हर व्यक्ति कानून के सामने जो ना समान है, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह सभी को बराबरी का दर्जा देता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो ना 28 नंबर की, शीत युद्ध से क्या समझते हो। तो देखिए शीत युद्ध का मतलब है कि अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच तनाव। इसमें वे आपस में सीधे लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ अपने समर्थक देशों का इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल से क्या समझते हैं। तो देखिए प्रश्नकाल संसद का वह समय है जब सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं। इसमें सरकार अपने काम का जवाब देती है। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन बोला, जल संरक्षण क्या। तो देखिए जल संरक्षण का मतलब है कि पानी की
बचत और सही उपयोग। इसमें पानी को बर्बाद होने से रोकना, बारिश के पानी को जमा करना और नदियों को साफ रखना शामिल है। आगे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन बोला समानता को परिभाषित करें। तो देखिए समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को एक जैसा अधिकार और समान सम्मान मिले। इसमें जाति, धर्म, लिंग और भाषा या किसी अन्य कारण से भेदभाव नहीं होता है। यह समाज में बराबरी और न्याय की भावना को मजबूत करता है। समानता सबके लिए एक समान अवसर प्रदान करने का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर बोला गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। यह चुनाव गुप्त मतदान से होता है। जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वह उपराष्ट्रपति बनता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर यहाँ पर देखिए बोला कि वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ, यानी कि वोट देने का अधिकार क्या है। तो देखो वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को जो ना चुनाव में वोट देने का अधिकार होना। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसे लोकतांत्रिक चुनावों में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से मिलता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसके अलावा आप लिखिएगा कि भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर यहाँ पर पूछा कि मुख्यमंत्री के किन्हीं दो कार्यों को लिखे। तो देखिए मुख्यमंत्री राज्य की जो है राज्य की सरकार का प्रमुख होता है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां इस प्रकार से होगी। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा बच्चों। पहला पॉइंट लिखिएगा मुख्यमंत्री राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करता है। दूसरा जगह मुख्यमंत्री राज्य के विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं को लागू भी करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 35 नंबर की मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलो क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार और निजी लोग मिलकर के काम करते हैं। बड़े काम जैसे कि रेलवे और बिजली सरकार संभालती है, जबकि दुकानें और छोटे उद्योग निजी लोग चलाते हैं। भारत ने आज़ादी के बाद 1947 में इसे अपनाया। इसका मकसद देश का विकास करना और अमीरी गरीबी का फर्क जो है ना कम करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है कि दल बदल का क्या अर्थ है। तो देखो दल बदल का मतलब है कि जब कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाए, यह अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। दल बदल से सरकारें स्थिर हो जाती है, इसलिए इसे रोकने के लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बताइए। तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है अपनी बात या विचार को खुल करके कहने, लिखने और दिखाने का अधिकार। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका उपयोग दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद जो है ना 19 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर बोला कि पंचशील क्या है। तो देखो भारत और चीन के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए 1974 में एक समझौता हुई थी जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। पंचशील 5 मुख्य सिद्धांत है। पंचशील 5 मुख्य सिद्धांत है जो देशों के बीच अच्छे और शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण अस्तित्व और विवादों का हल शांति से शामिल करना। चलिए आगे हमारा यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है भारत के विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व बताइए। तो देखिए भारत के विदेश नीति के 2 मुख्य निर्धारक तत्व, पहला हो जाएगा शांति और सहयोग। देखिए भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना और देशों के साथ सहयोग करना। भारत चाहता है कि सभी देश एक दूसरे के साथ शांति से रहे। अगला इसमें पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए भारत की विदेश नीति में यह भी ध्यान रखा जाता है कि देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा की जाए ताकि किसी बाहरी खतरे से बचाया जा सके। तो आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 40 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो ना क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इसका नाम होता है शॉर्ट में ICJ, एक कोर्ट है जो देशों के बीच कानूनी मामलों का समाधान करता है। इसका क्षेत्राधिकार यह है कि यह केवल देशों के मामलों को ही सुनता है, न कि किसी व्यक्ति या
संगठन की। और साथ में क्या हो जाएगा, इसका काम देशों के बीच विवादों और शांतिपूर्ण समाधान करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 41 नंबर बनता है बच्चों की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि अदालतें बिना किसी दबाव के अपने फैसले लेती है। इसका मतलब है कि अदालतें किसी भी व्यक्ति, पार्टी या सरकार से प्रभावित नहीं होती है, वे स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसके अलावा लिखिएगा, निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायालय सभी मामलों में समान और सही तरीके से फैसला करता है कि बिना किसी भेदभाव के। इसका उद्देश्य है कि सभी को सही और न्यायपूर्ण फैसले मिले। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जिसे भारत सरकार सीधे चलाती है। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार नहीं होती है। इसका प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से चलता है। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो देखिए, नई विश्व व्यवस्था शीत युद्ध के बाद की स्थिति को कहते हैं, जिससे देशों के बीच शांति, सहयोग और व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। इसका उद्देश्य एक नई तरह की नीति, नई तरह की व्यवस्था बनाना था, जिसमें हर क्षेत्र से मिलकर काम करे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर हो जाएगा बच्चों की न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा, न्याय पुनः विलोकन क्या है। तो देखिए, न्याय पुनः विलोकन का मतलब है कि अदालत सरकार के कानून या फैसलों की जांच कर सकती है। यदि कोई फैसला संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। यह अधिकार न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो शॉर्ट में हम लोग इसे WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम देशों के बीच व्यापार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नियम बनाना है। यह देशों को व्यापार में मदद करता है और यदि किसी देश से संबंधित व्यापार विवाद होता है तो इसका समाधान भी करता है। WTO का उद्देश्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और व्यापार को सरल बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर यहाँ पर हो जाएगा, दल बदल विरोध दल बदल विरोध क्या कानून क्या। तो देखिए, दल बदल विरोध कानून कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर बिना कारण के किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि राजनीतिक में स्थिरता बनी रहे और लोग सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करे। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 47वां नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन की सार्क क्या है, दो उद्देश्यों को लिखे। तो देखिए, सार्क इसे हम लोग SAARC कहते हैं। सार्क जो है ना, एक संगठन है जिसमें दक्षिण एशियाई देशों को जोड़ने का काम किया जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं, आप उद्देश्य के तौर पे लिख सकते हैं। पहला में कि देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। तो देखिए, सार्क का उद्देश्य है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच अच्छे रिश्ते बने और सब मिलकर काम करें। दूसरा लिख दीजिएगा, सामूहिक समस्याओं का हल निकालना। तो सीधे जैसे कि गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना सार्क का काम होता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर बोला गया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेखन करें। तो देखो, संविधान में बदलाव के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाता है। इसे पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना होता है। 2/3 बहुमत का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि एक लोग जितना दिए हैं, जैसे कि मान लो एक लोग बोला कि नहीं होगा और 2 लोग बोले हैं कि हाँ ये पास होना चाहिए, तो ये उन्हीं के मकसद, मतलब जिनके जहाँ जैसे कि मान लो एक व्यक्ति ने दिया, जैसे कि एक व्यक्ति ने बोला कि ये पास नहीं होगा और 2 व्यक्ति ने बोला पास होगा, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी तो पास होगा। तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा, उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह लागू किया जाता है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49 नंबर, पर्यावरण संरक्षण क्या है, किन्हीं 2 कारणों को लिखे। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण का मतलब प्रकृति की रक्षा करना। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पर्यावरण स्वस्थ रहता है। पॉइंट में लिखिएगा, पहला पेड़ पौधे को लगाना और जंगलों की रक्षा करना। दूसरा होगा जल, वायु और मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए जो है ना नियमों का पालन करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ के
उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण, ठीक है। तो हो जाएगा विश्व में शांति बनाए रखना और युद्धों को रोकना। दूसरा हो जाएगा देशों के बीच सहयोग बढ़ाना ताकि वे मिलकर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान कर सके। तो देखो हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन, 50 के बाद 51, 52 भी कर लेते हैं। देखिए आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता एक नियमावली है जो चुनाव के दौरान नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए लागू होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और किसी भी प्रकार की धांधली या गलत प्रभाव को रोका जा सके। आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पंचायतों के 2 आय स्रोतों को बताया। तो दूसरा, पहला हो जाएगा पंचायतों से प्राप्त भूमि कर या कृषि कर। दूसरा हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली वित्तीय सहायता और अनुदान। तो बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल 52 क्वेश्चन को देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि 2 मार्क्स वाला है। तो इसका पीडीएफ वगैरह इस नंबर पर मैसेज करके ले लीजिएगा, 98 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजेंगे और बोलेंगे कि सर मेरे को ना 50 पीडीएफ का 50 जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए तो वो दे दीजिए। ये 2 मार्क्स वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे 8 बजे। तो सभी लोग तैयार है, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बच्चों अगर पेपर वगैरह आउट होता है तो उसका आंसर आप सारे सेट का कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो आप गूगल से कर सकते हैं, अगर लिंक होता है तब, ठीक है। तो इसके लिए गूगल ओपन कर लेना, मैं आपको एक बार सिखाता हूँ, आप वीडियो खत्म होगा तो जाके चेक करना जरूर। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले से कर लिया, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा, ऊपर करिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 12th लिखा आपको मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको आपके सामने इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा और आपको सर्च क्या करना है? सर्च करना है सिंपल सा क्लास 12th लिखना है, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम लिखना है, बोर्ड एग्जाम आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लिखना है वायरल पेपर, लिख देना है वायरल पेपर 2025, इतना आप लिख करके सर्च कर दीजिएगा। ऊपर करिएगा, आपके सामने एक फोटो दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।